हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सब ठीक होंगे और ठीक ही चाहिए। तो आज हम क्लास 12th का टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बिकॉज दिस टॉपिक इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें देन आल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो वी विल टुडे डिस्कस some concepts related to electrochemistry. As the definition itself is saying, electrochemistry means केमिकल साइंसेस का इलेक्ट्रिकल यूज और इलेक्ट्रिकल साइंसेस का केमिकल यूज। ठीक है। सो इन केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री व्हाट दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद रिलीज ऑफ एनर्जी थ्रू स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस और यूज ऑफ एनर्जी टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होते हैं बेटा? which are carried out with some effort. So energy is required, and spontaneous chemical reactions which take on themselves. So हम क्या करेंगे इसमें? हमारा इसमें पहला टॉपिक आज का होगा कि कंडक्शन, जो कंडक्टर्स हैं what are they? So then you should know that conductors are of two types, metallic conductors and electrolytic conductors. So conductors होते क्या हैं? Which conduct electricity, which allow the passage of electricity. So first we will discuss metallic and electrolytic conductance क्या होती है, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे आज। So नोट रखिए कि जो ये कंडक्टेंस का टॉपिक है, इट इज लिटिल बिट आल्सो इम्पॉर्टेंट इन फिजिक्स आल्सो, और इससे एक दो क्वेश्चन तो नीट के आपके और आईआईटी के ज़्यादा कंफर्म है। सो व्हाट वी डू, टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, मेटेलिक, और ये कंडक्टेंस इस टाइप की होती क्या है? पहली बात तो ये है, कंडक्टेंस मीन्स द कैपेसिटी टू कंडक्ट द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ कंडक्टेंस में आएंगे, टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स आर देयर एंड वी विल सी द डिफरेंस, मेटेलिक कंडक्टर्स एंड सेकेंड थिंग इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। क्योंकि जब तक आपको एक क्लियर कट डिफरेंस नहीं पता होगा, यू कांट solve any reasoning question, any MCQ, any direct question. So बेटा अब करेंगे क्या हम मेटेलिक कंडक्टर में, या जो भी है मेटेलिक कंडक्टर होते क्या है, या मेटेलिक कंडक्शन क्या होती है। ओके, नाउ मेटेलिक कंडक्टर दे, उनमें जो कंडक्टेंस होगी, इट इज कैरिड आउट बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसकी? ठीक है। Here conduction takes place with the help of electrons, याद रख लेना, ठीक है। बट अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की, तो वो कैसे होगी इसमें? अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जो है व्हेन आयंस आर फॉर्म, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस जिसमें होता है। सो दिस टेक्स प्लेस हियर, कंडक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ आयंस। ठीक है, इसमें हमारे कौन से इन्वॉल्व है कंडक्शन के लिए? आयंस। नेक्स्ट इज, देखो जब भी मेटेलिक कंडक्टर कंडक्टेंस करेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, यहां पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, मींस नो चेंज टेक्स प्लेस इन द कंडक्टर इटसेल्फ। तो क्या लिखेंगे हम? नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर टेक्स प्लेस। नो चेंज इन chemical properties of the conductor
टेक्स प्लेस। बट जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ओके, देन क्या होगा, इलेक्ट्रिकल करंट पैसेज के थ्रू लिसिस लाइटिक होगा, मतलब डेसोल्यूशन हो जाएगा, डीकंपोजिशन हो जाएगा, आयंस विल बी फॉर्म्ड, देन इट इन्वॉल्व डीकंपोजिशन ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो decomposition of electrolyte, okay, as a result of chemical reaction। और किसमें डिकम्पोज हो जाएंगे वो, दे विल फॉर्म डिफरेंट आयंस जो कंपाउंड में उसमें अवेलेबल होंगे। थर्ड, this metallic conduction does not involve any transfer of any type of matter, okay, so it does not involve the transfer of any matter, does not involve the transfer of any type of matter। is it clear? इसने सिर्फ अलाउ करना है और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे, बट मैटर में कोई वैसे चेंज नहीं आने वाला। बट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में क्या होगा, इट हेयर ट्रांसफर ऑफ मैटर विल टेक प्लेस, एंड किस फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में, ट्रांसफर ऑफ matter takes place in the form of ions। Next and last difference what we see is, देखो, whenever we increase the temperature तो होगा क्या, मेटेलिक कंडक्शन जो है इट विल डिक्रीज, ओके, मेटेलिक कंडक्शन डिक्रीजेस विद, मेटेलिक कंडक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओके, दिस पॉइंट यू शुड नोट। बट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, डेसोल्यूशन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन विल इंक्रीज with increase in temperature. So beta, what we noticed here कि मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक आपके कंडक्टर्स थे. तो जो मेटेलिक होंगे, ठीक है, उनमें हमने एक बात नोट करनी है कि जो ये मेटेलिक कंडक्शन हो रही है ये किस फैक्टर पे डिपेंड करती है. पहली बात तो ये, अब ये क्या है कि देखो हमारा मेटल कैसा है, नेचर ऑफ द मेटल एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है, तो एलिमेंटल फॉर्म में कैसी है, सारा बेसिक हमें नोट करना पड़ेगा. सेकंड, अब जब कोई भी एटम है मेटल का, उसका एटॉमिक नंबर, देन व्हाट वी नोट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम. फिर थर्ड थिंग, डेंसिटी ऑफ मेटल कैसे है मेटेलिक कंडक्टर में. फोर्थ थिंग व्हाट वी नोट द टेम्परेचर का क्या रोल उसमें होगा, एंड टेम्परेचर रोल वी हैव नोटिस्ड हियर, इट विल कंडक्टेंस विल डिक्रीज. सो अब इलेक्ट्रोलाइटिक, ये तो हो गया मेटेलिक. अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो है वो क्या है, विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देमसेल्व्स, और कब, किस कंडीशंस में, इन देयर मोल्टन स्टेट्स. ओके, एक्वस फॉर्म में, मोल्टन स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, अलाउ करेंगे, एंड व्हाट विल हैपन, केमिकल डीकंपोजिशन विल टेक प्लेस इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस. सो दीज पॉइंट्स यू शुड नोट. तो जो ये अलाउ करते हैं भाई,
ठीक है, जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बनते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, सो व्हाट दे आर टर्म्ड एज, दे आर टर्म्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए आपके, ठीक है। एंड एक चीज और होती है कि कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते हैं उसका पैसेज, दे आर टर्म्ड एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। जैसे शुगर हो गया आपका, ग्लूकोज हो गया आपका, इथाइल अल्कोहल हो गया, दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, सो यू शुड नोट दिस। अब हम जो आवर चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सो वी विल कंसंट्रेट आवरसेल्व्स ऑन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। अच्छा, इसमें एक बात देखिए, जो डिफरेंस है इसमें क्या क्या एमसीक्यू आपके क्या हो सकते हैं, क्लास 12th के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है डिफरेंस। सेकंड थिंग, सम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में भी सेटल्ड, आपको कोई पूछ ले कि मेटालिक कंडक्शन, व्हाट हैपेंस टू द कंडक्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स विद टेम्परेचर, सो यू शुड नो डिक्रीजेस। इसमें किसी तरह से भी एमसीक्यू सेटल हो सकता है, असर्शन रीजन सेटल हो सकता है। देन सेम केसेस विद इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, तो इस तरह हम करेंगे। अब नाउ वी विल कंसंट्रेट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हम इलेक्ट्रोलाइट्स पे फोकस करेंगे, सो वी विल मूव फॉरवर्ड। नाउ स्टूडेंट्स सी, we will classify the electrolytes. So electrolytes are basically of two types, strong electrolytes and weak electrolytes. Now see what is the criteria, कि criteria हम क्या लेते हैं। strong electrolyte बेटा वो होगा which are completely dissociated into ions, ठीक है, when a chemical reaction takes place, when we dissolve them, ठीक है, तो क्या होगा, which are completely dissociated into ions, as much as possible ions बन जाएंगे और वो completely dissociated। examples are NaCl, KCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपका अमोनियम नाइट्रेट है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। एंड वीक में क्या होगा, दे विल नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, सो दे आर व्हाट, वो एसिटिक एसिड है, आपके पास कार्बोनेट है, आपके पास हाइड्रोजन साइनाइड है, आपके पास अमोनियम हाइड्रोस, सो H2CO3, H3BO3, HgCl2, HCN, ZnCl2, there are many types of such electrolytes which are weak, which do not completely dissociate into ions। अब हम देखेंगे कि पैरामीटर क्या है, कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो आयनाइजेशन कितना हो रहा है, सो उसको हम मेजर करते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिसोसिएशन। ये कंसेप्ट है विच इज, अब जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिसोसिएशन है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, एंड ये क्या है, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच आयनाइज इन द सॉल्यूशन, कि कितने आयंस बने और कितना टोटल था उसमें से, ठीक है, कितने आयंस बने, सो इट इज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिसोसिएशन, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा की फॉर्म में। एंड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपकी अल्फा की वैल्यू है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इट विल ऑलवेज बी लेस देन 1। अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स क्या हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, उस पे जो जिन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगी। तो इसके लिए आपका है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट हमारा कैसा है, कौन कौन से कंपाउंड से, एटम से, एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, प्लस नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी क्या है, देन साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस, और वो सॉल्वेशन उनमें हुई है नहीं हुई है, हुई है तो डिक्रीज हो जाएगा कंसेंट्रेशन। देन कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन खुद में कितना कंसेंट्रेटेड है, ठीक है। अब जब तक कंसेंट्रेशन की बात चली है, तो कंसेंट्रेशन जो सॉल्यूशन का होगा, तो अगर वो कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है, नोट दिस पॉइंट। देन वी हैव टेम्परेचर। अब क्या होता है बेटा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टेंस ऑलवेज डिक्रीजेस, इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस ऑलवेज डिक्रीजेस। क्यों होता है ये, क्योंकि डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस, उसमें क्या होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, दैट्स व्हाई देयर इज डिक्रीज इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ठीक है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस सम बेसिक कंसेप्ट्स
related to electrolytic conduction. And like metallic conductors, you know, electrolytic conduction also obey Ohm's law, or Ohm's law, as you everybody know, that I is directly proportional to V, means current passing through the electrolytic conductor is directly proportional to potential difference applied and inversely proportional to resistance of that conductor. So this law will also be applicable in electrolytic conduction. सेकेंड है इसमें जैसे रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, वो हम पढ़ चुके हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउ इज मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस क्या है. तो कंडक्टेंस, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल, नोट दिस पॉइंट, 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज इट्स मोलर कंडक्टिविटी. जब हम 1 मोल डिसॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोलाइट का तो कितने आयंस प्रोड्यूस होते हैं, दैट विल बी इट्स मोलर कंडक्टिविटी. एंड मोलर कंडक्टिविटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा अपॉन सी. ठीक है बेटा, सी यहाँ पे डायरेक्ट मोलर कंसेंट्रेशन है, यू कैन कॉल इट आल्सो एज मोलैरिटी. तो मोलैरिटी के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम. नाउ वी टॉक अबाउट इट्स यूनिट. तो यूनिट आपको पता कि जो आपकी कंडक्टेंस है वो सीमेंस है, एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. तो इसमें आपका सारा आ गया. एंड अगर हम इसको एस को कहें तो एस इज यू नो कंडक्टेंस है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो मो भी कह सकते हो, और यू कैन से 1 अपॉन ओम. एंड लास्ट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या चीज है, इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग, ऊपर क्या था 1 मोल, अब यहां क्या हो जाएगा, डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. अब ग्राम इक्विवेलेंट आ गया तो लैम्डा एम की जगह यहां पे क्या हो जाएगा आपकी एक्सप्रेशन में, लैम्डा ई इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी इक्विवेलेंट. अब सी इक्विवेलेंट, वहां सी क्या था, मोलैरिटी इन केस ऑफ मोलर कंडक्टेंस. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हो जाएगा C is equal to concentration in gram equivalent per liter, which you can also call as normality. And if we talk about its unit तो वही सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, बट वहां पे पर मोल था, यहाँ पे पर इक्विवेलेंट हो जाएगा. So these basic terms are also important when we are discussing about electrolytic conductance. ठीक है. Now students, as we have completed molar conductance, now what we will notice that in case of strong electrolytes and in case of weak electrolytes, how the molar conductance will be there and how. So we will notice that variation of molar conductivity with concentration for strong and weak electrolytes. So you see molar conductivity whenever we consider the case at infinite dilution means we have done dilution at maximum. So in that case you see concentration will almost be negligible, it will be considered as 0. So at infinite dilution this molar conductivity will be written as lambda m and degree. So degree or infinite sign will be added for infinite. And how we will write it for showing the variation in concentration. So we will write lambda m equals to lambda degree m minus AC raised to power half 1 by 2, or we can say square root of C, where this expression itself is, ये IIT और NEET का भी आपका definite question है and for MCQ in class 12. So it is termed as d by Huckel-Onsager equation, and this equation is valid only for lower concentrations. Okay, higher concentration हो जाएगा तो zero value आना possible नहीं है आसानी से. So this equation will hold good at lower concentrations itself. Now यहाँ पे A क्या है, यहाँ पे A है constant. Okay, and आपको पता ही है लैम्डा एम डिग्री जो है इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. नाउ वी सी बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ
how this variation takes place in case of strong electrolytes, this is here, and in case of weak electrolytes. In case of strong electrolytes like HCl and KCl, we see here, देखिए क्या हो रहा है, जो ग्राफ प्लॉट किया गया है, it is constant. It is constant. What it tells means the values remains same throughout. So in case of NaCl it is 1:1, in case of CaCl2 it is 1:2. इस तरह से सिमिलैरिटी रहेगी, ठीक है बेटा जी. So this slope tells us, अब ये जो स्लोप बना है आपस में, इज इट क्लियर, ये जो स्लोप बना है, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए फॉर गिवन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन, ये वैल्यूज किस पे डिपेंड करेंगी, नाउ वी हैव टू लुक इनटू दैट. डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कैसा हमने टाइप इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट किया, लाइक HCl एंड KCl, यहाँ किया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ओके. एंड चार्जेस ऑन द कैटायन एंड एनायन, what are the charges on the cation and anion produced on the dissociation of the electrolyte. So this is the case. And in case of weak electrolytes, आप देखिए क्या है, weak electrolytes के केस में molar conductivity is low as compared to strong electrolytes. अब delta m with square root of c, उसकी वैल्यूज जो होंगी, जो वेरिएशन उसमें आएगी, इट इज सो मच सो दैट वी कैन नॉट ऑब्टेन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इजीली, ठीक है. सो नाउ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, एक बात और रखिए, नोट करिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वी कैन ऑल्सो गेट दिस वैल्यू बाय अप्लाइंग कोलरॉश लॉ विच वी विल फर्दर क्लैरिफाई, ठीक है. तो इस तरह आपको ये करना है. Hello students, now we will try to understand Kohlrausch law, and this is actually what Kohlrausch law of independent migration of ions means, how migrations behave in a solution and how conductivity is dependent upon cations and anions present in that electrolyte. So how we will do it? Kohlrausch ने क्या किया था? Kohlrausch tried to study various types of electrolytes, and what he found was that the difference of molar conductivities of different pairs of electrolytes having common ions was found to be same. उसमें डिफरेंस एक जैसा आया. कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया, देखिए, उन्होंने मोलर कंडक्टिविटी, जैसे उन्होंने मोलर कंडक्टिविटी ली KCl की, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, and he then took the molar conductivity of NaCl, ठीक है, NaCl. Then what he did, इसकी वैल्यू जो मिली, ठीक है, what he noticed was 149.9, and in case of NaCl the value was 126.5. So there was a difference of 23.4, okay. Then he experimented on another electrolytes, that was KNO3, उसकी मोलर कंडक्टिविटी देखी गई KNO3. In case of KNO3 it was 145. ये यूनिट के साथ लेते हैं पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इसमें है ये वैल्यू सारी. Then in case of NaNO3, molar conductivity at infinite dilution for NaNO3, and it was found to be calculated as 121.6, 23.4 का डिफरेंस था. सो आप नोट करिए व्हाट ही कैलकुलेटेड. यहाँ KCl and NaCl means one ion was common, that was chloride, and in here it was nitrate which was common, KNO3 and NaNO3. दोनों केस में डिफरेंस क्या आ रहा है मोलर कंडक्टिविटीज में, 23.4. इट मींस पोटेशियम और सोडियम आयंस मोलर कंडक्टिविटी के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस में एक जैसा, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में एक जैसा रोल प्ले कर रहे हैं, ओके. सो अकॉर्डिंग टू दिस he formulated, Kohlrausch formulated
his Koolhaas law of independent migration of ions. This law, what it states, अब हमें देखने की कहता क्या है. It states the limiting molar conductivity of an electrolyte can be expressed as the sum of the, किसका, sum of the limiting ionic molar conductivities of cations as well as ion, positive radical B और negative radical B, उन दोनों की limiting molar conductivities को total कीजिए and we will get the limiting molar conductivity of total of whole of the electrolyte. For example, we have to calculate molar conductivity of KCl, potassium chloride. Then what will be, we will add up limiting molar conductivity of potassium ions plus limiting molar conductivity of chloride ions. Means if the electrolyte on dissociation gives, मान लीजिए इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखना है, if this electrolyte on dissociation gives V positive means cations and V negative means anions, then its total molar conductivity will be V plus lambda degree plus V minus lambda minus plus. अब अदर केस देख लीजिए, सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इन केस ऑफ NaCl, देन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज को हम टोटल कर लेंगे और KNO3 के केस में भी K पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव की लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज को एड अप कर लेंगे. नाउ एक केस जो अब इंपॉर्टेंट है कि इसके एप्लीकेशंस क्या है, फिर हाउ वी कैन अप्लाई दिस Koolhaas law. देखिए, we can apply this Koolhaas law in various applications. Like number one, we can get this law's help in calculation of molar conductance at infinite dilution of weak electrolytes like acetic acid. Then calculation of degree of dissociation, कितना वो dissociate हुआ weak electrolyte. In that case, we can apply Koolhaas law. Third case, in case of calculation of dissociation constant, okay, and in fourth case, in case of calculation of solubility of sparingly means very less, sparingly soluble salts. These are the cases where we can apply Koolhaas law. So you should note it carefully. This is the direct question in class 12th and MCQ can be settled as per the examination requirement, like IIT में हो चाहे NEET में हो चाहे कहीं और हो. Okay, thank you.